हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है। आज हम लोग दोबारा से डे 23 में एंटर कर गए हैं कायाकल्प बैच 1 के इस सेशन में। और आशा करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और हम लोग डे टू डे अपना जो भी एक्टिविटीज है उसको लगातार करते जा रहे हैं। हम लोग ग्रुप में हैं और देख रहे हैं आप लोग जो मील प्लेट अपना शेयर कर रहे हैं, जो भी आपका फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका 10,000 प्लस स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वो भी हम लोग सारे देख रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि हम लोग जो 23rd डे हम लोग क्रॉस किए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में इस सारी चीजों को बदलाव को आपका करने में सक्षम हो गए हैं और उसको डेली रूटीन में हम लोग ले आए हैं। आज एक नए ताजगी के साथ आपका दिन की शुरुआत कर रहे हैं इस सेशन के साथ। मैं आज के जो स्पीकर हैं मैं उनको इनवाइट करता हूं, वो कंटिन्यू करेंगे अभी। ओके, थैंक यू एंड वेलकम मिस्टर चंदन जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? आज हम लोग थोड़ा सा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक थोड़ा जानेंगे। आज थोड़ा नया चीज जानेंगे और एक्चुअल में नया नहीं, वही पुरानी चीजें हम लोग जानेंगे जो हम लोग सुनते आ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग खोते जा रहे हैं। वो चीज वो है दादी माँ के नुस्खे, दादी माँ के किचन, दादी माँ के सारे सीक्रेट्स। ठीक है। हम दादी नानी हमारे जो जितने भी पूर्वज हैं, वो जब किचन में रहते थे तो आपको बहुत सारा चीज आप अगर ध्यान दिए होंगे, लेकिन जनरली देखिएगा स्लो डाउन होते 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 चीजें जा रही हैं। उनका किचन का यूटेंसिल अलग था पुराने जमाने में, अब बदलते जा रही हैं। ठीक है। फिर आप देखे होंगे कि वो लोग कैसा खाना बनाते थे। उस समय फ्रिज भी नहीं होता था तो खाने को स्टोर करने का टेक्निक अलग होता था। ठीक है। बट अभी हमारे पास सब है और उसके बाद भी नहीं होता था। तो पहले, लेकिन आप देखेंगे साइंटिफिकली भी कितने अच्छे थे कि ये आप फोटो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कौन सा ये है पर्व है और इसमें क्या मिल रहा है। देखिए, ये आपको जब फोटो देख के लग ही रहा होगा, ये है आपका मकर संक्रांति और उसमें तिल का लड्डू। बट तिल का लड्डू ही क्यों? राइट। मकर संक्रांति क्या अंदेशा देती है? उस समय तिल का लड्डू क्यों खाते हैं? ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहता है। आप कभी भी थोड़ा सा देखिए, शरीर में गर्माहट देता है तिल, गुड़ बेनिफिशियल रहता है। कभी देखिएगा चीनी का ऐसा कुछ नहीं बनता है। ठीक है। पुराना जमाना सब गुड़ का, शहद का, खजूर का, ये सब हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते थे। तिल का तासीर गर्म रहता था। ठीक है। उस समय ठंड का सीजन रहता है तो बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो ये सब बिना जाने साइंटिफिकली रिसर्च किए होने के बावजूद भी दादी नानी को पता रहता था कि तिल का लड्डू इस समय बनना चाहिए, खाना चाहिए, बॉडी के लिए हेल्दी होता है। दादी माँ की किचन का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा तो उसका पीछे का कारण क्या है और बेनिफिशियल कैसा है। पहला तो आप देखेंगे लोकल फूड्स वो लोग इस्तेमाल करते थे। कोई स्पेशल बाहर से फॉरेन वाला नहीं। जो लोकल सीजनल होता था वही इंग्रेडिएंट यूज होता है। ठंड में फूल गोभी बनेगा, गर्मी में नहीं। आजकल तो गर्मी में भी फूल गोभी आ रहा है, बरसात में फूल गोभी आ रहा है, हर समय फूल गोभी आ रहा है। हो सकता है कोल्ड स्टोरेज में हो। तो आप देखिए उसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रहेगा। आम परवल गर्मी का होते हुए कोई कोई दिन सालों भर मिलता है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली हम लोग जो लोकल और फ्रेश इंग्रेडिएंट, सीजनल इंग्रेडिएंट खाते थे, हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा आप सोच ही सकते हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे होल फूड यूज होता था पहले। प्रोसेस्ड फूड उतना कहाँ यूज होता था, आजकल प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। पहले ला के उसको जितना मिनिमम कुकिंग खाने लायक बनाया जाए वैसे ही उतना ही प्रोसेसिंग होता था कुकिंग में। मशीन प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा डीप फ्राई, ट्रिपल फ्राई, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा स्पाइस, ये सब कहाँ यूज होता नहीं होता था। तो उस समय का हेल्थ और अभी का हेल्थ में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था। दिन में हाँ, हम लोग का जो अग्नि गर्म रहता था तो उस समय
हेवी मसालेदार यूज होता था, ठंडा फिर रात को लिया जाता था। फिर ये देखा जाता था कि तासीर किस फूड का गर्म रहता है, किस फूड का ठंडा रहता है, उस सीजन के हिसाब से उसको दिया जाए, राइट। ठंड में हम लोग बहुत सारे छाछ और क्या क्या ना पीते थे। आजकल वो सब दुर्लभ होते जा रहा है, स्लोली डिग्रेड होना शुरू हो गया है, क्योंकि हम लोग प्रोसेस ड्रिंक्स और ये सब पीने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। आप देखेंगे फ्रिज उस समय नहीं था तो चीजें खराब इतना ज्यादा होती भी नहीं थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी का एक लोग को अगर लाया जाए कि सूजी जैसा चीज है, उसको ला के क्या फ्रिज में रख देंगे। लेकिन दादी नानी क्या करते, उसको अच्छा से तवा में या कढ़ाई में रोस्ट करके पका पका के उसका वाटर एवापोरेट करवाती थी, फिर उसको फिर स्टोर करके रखती थी, तो महीनों चल जाता था आराम से। तो ये सब टेक्निक दादी नानी कहाँ से जानी, वो लोग अपने दादी नानी से जानते जानते, मतलब ये चीज चला आ रहा है प्रैक्टिकली, वो लोग देखे हैं। तो और ये चला आ रहा है, और इससे हमारा फूड अच्छा रहता था, इससे हमारा हेल्थ अच्छा रहता था। जबकि इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड उनको नहीं पता है कि कैसे मॉइस्चर उड़ जा रहा है, कि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो हेल्दी रहते थे। तो इतना बिना जाने साइंटिफिकली डेवलप होने के बावजूद भी आज हम लोग इसको खोजते जा रहे हैं। पहले चटनी, आजकल डिप्स आ गए हैं मेयोस का, फिर अलग अलग टाइप का डिप्स आ गए हैं, बट पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, चटनी था, पुदीना चटनी, धनिया चटनी, अलग अलग टाइप का, टमाटर चटनी, कितना सारे चटनी थे। तो सब अलग अलग हम लोग का बॉडी को अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, बट आजकल हम लोग रेडीमेड वाला मेयोस या कुछ भी खरीद लेते हैं। ठीक है। तो दादी माँ के टाइम पे ये सब कुछ चीजें हैं जो आज ऑलमोस्ट सभी भूल गए, स्पेशली बड़े शहरों में तो लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये है हमारा क्या है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, श्री अन्ना। श्री अन्ना के नाम से बोला जा रहा है इनको। तो ये आपके सारे फॉरगटन ग्रेन्स है। ठीक है। ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, कुट्टू, वो ये सब लगा कितने लोग आजकल जनरेशन जानता भी नहीं है, नाम भी नहीं सुना होगा। हम लोग ज्यादातर रोटी या चावल इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये सब जो मिलेट्स है, मिलेट्स के बारे में हम लोग ये नहीं दे रहे, बट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ के लिए है, क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लेक्स फाइबर से बना रहता है। ठीक है। तो आपका ब्लड शुगर लेवल को अच्छा कंट्रोल करता है, फाइबर अच्छा खासा देता है, विटामिन और मिनरल्स देता है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। आप देखिएगा आटा से एलर्जी होता है, ग्लूटेन बोल के एक प्रोटीन होता है, तो किसी किसी लोगों को उसमें एलर्जी हो जाता है। ठीक है। आटा खा के उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, गैस होने लगता है रोटी खा के। ठीक है। लेकिन इसमें नहीं होता है। तो अगर आप क्योंकि इसमें ग्लूटेन है ही नहीं, वाला प्रोटीन है ही नहीं। हाँ, थोड़ा खुदरा मोटा इस तरह का चीज बनता है, लेकिन इसमें कोई बुराई तो नहीं है। रोटी जैसा फूलेगा नहीं, क्यों? ग्लूटेन नहीं है। ग्लूटेन वो हवा जब फूलता है, मतलब पानी का भाप बनता है, जब गरम गरम तेल में या तवा पे हम लोग डालते हैं, तो उसको पकड़ के रखता है बलून जैसा, इसमें फूलन आता है, पूरी रोटी ऐसा फूलता है। ये सब ऐसा नहीं फूलेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अनहेल्दी है। हम लोग दूसरे चीजों की तरफ चल जाते हैं, और देखने में जो अच्छा लग रहा है, टेस्ट में जो अच्छा जा रहा है, उसी पे ही हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये हम लोग ये वाला चीजों का सेवन करना भूल चुके हैं, जो कि पहले जमाने में लोग काफी अच्छा खासा सेवन करते थे। जैसे मैंने कहा कि ये स्लो रिलीज करता है, तो हेल्थ के लिए अच्छा है। कार्डियो प्रोटेक्टिव हेल्थ देता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, बाउल हेल्थ के लिए अच्छा है, फाइबर ओवर है, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है। और पेट का, गट के ऊपर भी उसका हेवी लोड नहीं पड़ता था। तो ये अगर हम लोग फिर से अपने डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें, तो जस्ट इमेजिन हम लोग कितने बेटर होने लगेंगे। प्लस सबको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो इंडिया है, काफी भागों में थोड़ा सूखा है, तो ये सब जो अन्न है, ये पानी भी कम लेते हैं कंपेयर टू राइस और आपका व्हीट। ठीक है। तो ये हमारे इकोनॉमी को भी ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। आप ये देखेंगे, इसीलिए थोड़ा वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ थोड़ा सूखा ज्यादा रहता है, उस साइड में ही अभी भी चलन में है, बाकी सब जगहों में ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। तो
कुछ कुछ फॉरगेटन रेसिपीज के बारे में हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि ज्वार अम्बिल है। ज्वार अम्बिल के बारे में आज कितने लोग जानते हैं? राइट। ये आपका कर्नाटक रीजन का, स्पेशली साउथ इंडिया में फेमस है। ज्वार का आटा, बट छाछ, और फिर उसमें आपका जीरा का तड़का उड़का लगा के बनाया जाता है। ये आपका पेट को अच्छा ठंडा रखने में मदद करता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना है, जैसे कि इसमें ज्वार का आटा है, फाइबर अच्छा खासा है, और ये ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोगों के लिए अच्छा है, जैसे कि हम लोगों ने बातें की, अ, आटा से भी एलर्जी हो जाता है। तो दूसरा ये ड्रिंक आप देख सकते, जलजीरा। जलजीरा नॉर्थ साइड में अच्छा खासा फेमस है। पहले आप देखे होंगे शादी ब्याह में मिलता है, बट आजकल धीरे धीरे ट्रेंड खत्म होते जा रहा है। जलजीरा भी किसी के घर जाते थे, यूजुअली मिलता था, बट आजकल उसको कोल्ड ड्रिंक से रिप्लेस कर दिया गया है, जूस से, प्रोसेस जूस से रिप्लेस कर दिया गया। बट जलजीरा आजकल पता है लोगों को, बट धीरे धीरे जहन से जा रहा है, और हमारा नेक्स्ट जनरेशन को शायद पता भी ना हो। तो जलजीरा भी कितना अच्छा है, अब सब जानते हैं। हेवी मील के बाद हम लोग जलजीरा खाते थे। डाइजेशन को स्टिमुलेट करता था, मसल रिडक्शन में मदद करता था, पूरा हेल्थ ऑफ कोलोन जितना है उसके लिए अच्छा खासा है। जितना बढ़िया चीज है, काली मिर्च, सौंफ, आमचूर, नमक, पुदीना, सब पड़ा रहता था इसमें। तो ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा ड्रिंक माना जाता था, बट वही चीज हम लोग अब अपने लाइफ से उसको दूर करते जा रहे हैं। गार्लिक मिल्क। गार्लिक मिल्क तो मिल्क जो है पुराने जमाने में दादी नानी यूज करती थी, और नॉर्थ इंडिया में तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। साउथ में थोड़ा बहुत चलन अभी भी है। ये क्या है, लहसुन को दूध के साथ उबाल के उसमें पाम शुगर कैंडी डाल के बनाया जाता है दूध। ठीक है, तो लहसुन वाला दूध कौन पीता है आजकल? लेकिन ये फैट बर्निंग में काफी ज्यादा मदद करता है, बोन्स और जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छा है, आर्थराइटिक पेन के लिए बहुत अच्छा है। और जो बच्चे लोगों में जो कृमि होता है ना, प्रॉब्लम, कीड़ा लग जाता है जो हम लोग बोलते हैं, वो सबको दूर करने में मदद करता है, ठंड में मदद करता है। ठीक है, और एक क्लिनिकली प्रूवन भी है कि वेस्ट सर्कमस्टेंस से, मतलब फैट रिडक्शन में काफी ज्यादा मदद करता है। बट ये सब आजकल फॉरगेटन होते जा रही है। ठीक है, और हम लोग दवाई पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन हमारा डाइट। ठीक है, और हम लोग कुछ और रेसिपीज की बातें करते हैं जो पर्टिकुलर कुछ सीजन्स में पाए जाते थे, उसका कुछ बेनिफिट्स था, और दादी माँ उसको सजेस्ट करती थी, बट हम लोग उसको भी भूल रहे हैं। जैसे ये आप देखिए, दो लड्डू हैं, आप कंपेयर करके बता सकते, देख के बता सकते कौन सा क्या लड्डू है? कुछ लोग गेस कर रहे होंगे, न्यू जनरेशन शायद ना कर पाए। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं, लेफ्ट में जो लड्डू है मेथी का लड्डू है, और राइट में जो है गोंद का लड्डू है। मेथी और गोंद का लड्डू रेयर आजकल कोई खा रहा है। गोंद क्या है बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे। राइट। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं, इसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा था। तो मेथी का लड्डू देखिए, गोंद का लड्डू, ये सब ठंड में काफी ज्यादा दिया जाता है, बॉडी का तासीर को गर्म करने के लिए। सुबह बोला जाता है कि मेथी का लड्डू उठते साथ आप मेथी का लड्डू खाना चाहिए। राइट। थोड़ा कड़वाहट होता है, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा है। लिपिड पैरामीटर्स को इम्प्रूव करता है, स्टेमिना इम्प्रूव करता है, बॉडी को नरिशमेंट में मदद करता है, पेन और एचेस को कम करता है। गोंद का डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और प्रेगनेंसी के बाद जो स्ट्रेंथ आने के लिए जो आता है, और उसमें काफी ज्यादा मदद करता है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, ये सब कुछ हमारी फॉरगेटन चीज है। ये आप देखिए, अगाथी। अगाथी आप देख सकते हैं साउथ इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अगाथी का फूल है ये। ठीक है, ये वाला देखिए, इस सब का पकौड़ी हो या कुछ भी हो, फूल को हम लोग डिप करके बनाते थे। ठीक है, अगाथी कीरा बोल के भी एक आता है, ये ऑटम टाइम में आता था। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर इस टाइम पे बनता था, थोड़ा सा कड़वा, थोड़ा सा खट्टा, बट ये आजकल कहाँ, लोगों को नाम ही नहीं पता होगा। ठीक है, ये गैस और ब्लोटिंग जो हमारा होता था उसको कम करने में मदद करता है। ठीक है,
फिर एक मैंगो, कच्चा मैंगो पील चटनी, मतलब हम लोग कच्चा आम का तो चटनी खाए हैं, बट उसका छिलके का चटनी, कच्चा आम का छिलके का चटनी रेयर ही हम लोग सुने होंगे, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट में भरपूर है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में मदद करता है, विटामिन सी से भरा हुआ है, और एक गर्मी के टाइम में आता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का एक फॉरगटन रेसिपी है। ये हवाइंजर बोल के आप चीज देख रहे होंगे, ये मणिपुर का बहुत खासियत है। ये एक सोया है, सोया को फर्मेंट किया जाता है, वो बांस के अंदर डाल के उसको गर्मी है तो ऑब्वियसली फर्मेंट किया जाता है। तो ये इसको गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उस समय बाहर का टेम्परेचर अच्छा खासा हाई रहता है। तो सोयाबीन को अगर फर्मेंट करेंगे तो प्रीबायोटिक्स डेवलप होगा, प्रोबायोटिक्स डेवलप होगा, राइट। हम लोगों ने बातें की थी फर्मेंटेड फूड कितना बेनिफिशियल होता है हमारा गट के लिए। और इसमें आप देखेंगे हवाइंजर में आप थोड़ा लसलसा टाइप का पूरा एकदम फर्मेंटेड होगा, बट हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। नो डाउट सोयाबीन इसका बेनिफिशियल देगा, प्रोटीन देगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रोटीन का सेशन पढ़ा, सोया कितना अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, हाई फाइबर और अमाइनो एसिड से भरा हुआ है। ठीक है, फिर ये एंडोरी पिठा, ये उड़ीसा का बहुत फेमस रेसिपी है। ठीक है, एंडोरी पिठा पौर्वाष्टमी में बनता है, तो हल्दी पत्ता के बीच में उसको लपेट के बनाया जाता है। तो ये भी फर्मेंटेड फूड है, राइट। हम लोगों ने बातें की दाल और चावल, जो हमारा एसेंशियल प्रोटीन है, अमीनो एसिड से जो गायब है, और चावल में और दाल में मौजूद है, जो दाल में गायब है चावल में मौजूद है, दोनों को मिला दे तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद है। फिर उसको मिलके उसको पीस के उसको पकाया गया, उसको फर्मेंट किया गया, तो उसमें बैक्टीरिया भी डेवलप हुआ। तो ये हमारा गट के लिए कितना अच्छा होगा, फुल प्रोटीन देगा, बैलेंस कार्ब और प्रोटीन देगा। प्लस को हल्दी से भी लपेटा गया है, हल्दी का पत्ता से लपेटा गया, हल्दी का जो गुणकारी लाभदायक चीज आता है वो उसके अंदर समा जाता है, फिर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमको ये देता है। तो ये ठंड में काफी ज्यादा खाया जाता है, ठंड में खाया जाता है, तो इसका एक बेनिफिशियल है कि ठंड में हमारा बॉडी को तैयार करता है बीमारी से बचने के लिए। तो सोचिए, एक गर्मी में के लिए, एक ठंड के लिए, सीजन के हिसाब से बना रहता है। फिर बाले डिंडू पायल्या, तो ये भी एक साउथ इंडिया स्पेशली कर्नाटक रीजन का डिश है। ये कुछ नहीं, आपका जो बनाना है, जो केला है, केला का पेड़ का अंदर का जो जड़ जो स्टेम है, ठीक है, तना है, तना जब थोड़ा सा नरम रहता है इनिशियली, उसको लेके उसका भी फूड बनाया जाता है। तो आप देखिए कितना सारा बेनिफिशियल गुण होगा। तना सारा प्रॉपर न्यूट्रिशन, पेड़ का पत्ता हो, केला का फूल हो, हर जगह वो ट्रांसफर करता है, तो सारा खुद न्यूट्रिशन से भरा रहता है, राइट। और केला का तना टेंडर रहता है, खाने लायक रहता है, इसलिए उसको भी हम लोग खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कैसे पुराने लोगों को सब पता होगा, इसको ऐसे पकाया जाएगा, ये हमारे इसके लिए अच्छा है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए मदद करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करता है। ये सारे हमारे दादी नानी के रेसिपी है, बट आजकल रेयर मिलते हैं। जैक फ्रूट यानी कि कटहल, कटहल बहुत ज्यादा फेमस है हमारे इंडिया में, हर जगह। लेकिन कटहल का जो बीज है उसका भी चटनी बनता है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ हम लोग देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक का सोर्स है। प्लस जो सोचिए ना, पूरा कटहल को बनाने में सारा तासीर उसका जो स्ट्रेंथ वो बीज में रहता है, तो उसमें भी कितना सारा न्यूट्रिशन होगा। बट हम लोग कटहल का बीज का यूज नहीं करते, रेयर ही कोई आदमी आजकल यूज करता है। बट ये थायमिन, रिबोफ्लेविन यानी विटामिन बीज प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, और सारा एक प्रोवाइड कर रहे हैं आपको होल विटामिन। तो आप अगर वेजिटेरियन हैं, आप इतने सारे अलग अलग वैरायटी का फ्रूट्स नहीं खा रहे, तो आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगा।
आप वेजिटेरियन अगर है तो आपको ध्यान देना है कितने सारे फूड अवेलेबल है। हम लोग आजकल सिर्फ गिने चुने कुछ फूड पे ही सीमित रह जाते हैं। तो फिर ओमून रसम, ये तमिलनाडु साइड में काफी ज्यादा फेमस है। तो डाइजेशन के लिए इम्प्रूव होता है, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस में मदद करता है। ठीक है, अजवाइन वाला रसम है ये। ठीक है, बटर मिल्क, छाछ। छाछ थोड़ा बहुत साउथ हो या थोड़ा सा नॉर्थ हो, एक्सट्रीम साउथ नॉर्थ में थोड़ा सा फेमस है, बट ईस्ट वेस्ट में ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहा है। ठीक है, इसको अमृत का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद करता है। ये पाइल्स जिनको होता है उनको भी राहत देने में मदद करता है, बॉडी का प्रेशर को कम करने में मदद करता है, डिहाइड्रेटेड फील करता है। गर्मी होता है तो हम लोग छाछ पीते थे, बट अभी गर्मी होता है तो हम लोग क्या पीते हैं, आप बेटर जानते हैं। ठीक है, उम्बाले जूस। उम्बाले जूस तो रेयर ही कोई लोग जानते होंगे, साउथ के भी वो कुछ ही लोग आपको पता होगा, बिकॉज ये एक बहुत ही दुर्लभ डिश है। इसमें क्या, उम्बाले हो गया आपका, वो जो नारियल का पेड़ में जो नारियल लगता है उससे पहले वो एक फूल, एक गेहूं का फसल जितना लंबा लंबा होकर उसका फूल टाइप का जैसे दिखता है, वो धीरे धीरे नारियल में कन्वर्ट होता है। तो लोग आजकल कमर्शियल वैल्यूएशन के लिए, नारियल ज्यादा महंगा बिकता है तो नारियल यूज करते हैं, तो फूल नहीं तोड़ते, बट उसका जो फूल है वो भी बहुत सारा न्यूट्रिशन बेनिफिट ये देता है। ठीक है, इसका फूल का भी लेके हम लोग उसका जूस बनाते थे पहले के लोग। तो इसका भी, ये लॉन्ग टर्म इलनेस जो होता था प्रेगनेंसी के दौरान, उस सब में काफी ज्यादा मदद करता था। फिर आप देखिए सोल कढ़ी। सोल कढ़ी देखिए कोंकणी जोन में काफी फेमस है, आपका महाराष्ट्र, गोवा, दामन दीव उस तरफ के में ज्यादा फेमस है। ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है सोल कढ़ी। ये कोकम से बना हुआ रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, नारियल का मिल्क, कोकम, ये सब को मिला के बनाया जाता है। स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है, वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। और इसको स्पेशली लोग यूज करते थे जब आप हेवी स्पेशली नॉन वेज डाइट कंज्यूम करते थे, नॉन वेज के बाद सोल कड़ी कंज्यूम करते थे। ये आपका डाइजेशन को एड करता था, आपका फैट को बैलेंस करने में मदद करता था। ठीक है, मॉनसून सीजन में जब थोड़ा पेट का डाइजेशन का इशू होता है उस समय भी एक अच्छा खासा कंज्यूम किया जाता था। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कितना बेनिफिशियल चीजें हैं। नॉनवेज खाइए, आपका बॉडी पे प्रेशर लोड जो पड़ रहा है ये इसको न्यूट्रलाइज कम करने में मदद करता है। तो सब चीज जुड़ा हुआ है, इसको कब खाना है, इसको कब किसके बाद खाना है, ये सब चीजें पहले हम लोग को पता थी, बट अभी हम लोग भूलते जा रहे हैं। दादी माँ की रेसिपी अगर हम लोग उसी तरीके से खाना खाते हैं, उसी तरीके से बर्तन यूज करते थे, पहले स्लो कुकिंग में खाना बनता था, अभी हम लोग फास्ट तेज एकदम आंच में जल्दी जल्दी बन जाए। ठीक है, तो उस तरह का अगर हम लोग खाना करते हैं पुराने जमाने में जो दादी नानी रहती थी, तो उससे हमारा वेट लॉस का जो आज हम लोग जर्नी में जुड़े हुए हैं उसमें काफी मदद मिलता है। पहले का कोल्ड प्रेस ऑयल यूज होता था, रिफाइंड नहीं। कोल्ड प्रेस मतलब कच्ची घनी। ठीक है, आजकल वो रिप्लेस हो चुका है रिफाइंड से। ठीक है, तो रिफाइन कैसे बनता है, एक तो उसको क्लियर किया जाता है बहुत सारा केमिकल्स, फिल्टर्स, ये सब देके, तो थोड़ा बहुत भी जो ये चला जाता है, न्यूट्रिशन अगर है तो चला गया, और बहुत सारा केमिकल लेडन वो फूड बन जाता है, तो शरीर को नुकसान करता है। हम लोग दादी नानी में क्या था, मेडिकेटेड ड्रिंक्स यूज होता था। ठीक है, आप देखे होंगे हल्दी वाला दूध, या फिर अभी गार्लिक मिल्क का डिस्कशन किया, कितना सारे चीज हम लोग डिस्कस करते थे। ठीक है, आजकल वो नहीं यूज होता है। अब सर्दी खांसी होता था तो पहले हम लोग क्या करते, अदरक हो शहद के साथ या घी के साथ हम लोग कंज्यूम कर लेते थे खांसी रोकने के लिए, या कुछ भी। आजकल कुछ नहीं करता, हम लोग तुरंत केमिकल लेडन दवाई के पीछे भाग जाते हैं। बहुत सारे रेसिपीज में हर्ब्स पड़ती थी, डिफरेंट डिफरेंट, और सब शुगर कोटेड नहीं होती थी। हमारा जैसे कि अदरक का रोल है, लहसुन का रोल है, फिर आपका ये क्या बोला, कसूरी मेथी,
आपका जीरा, आपका ये देखिए क्या बोलते हैं धनिया, सबका अलग अलग है, पुदीना, ये सब हर्ब्स डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस डिफरेंट डिफरेंट यूज होते थे हमारा पेट को बेनिफिशियल कराने के लिए। बट आजकल हम लोग फिर प्रोसेस फूड में चले जा रहे हैं। होल ग्रेन यूज होते थे, ठीक है, ओवर रिफाइंड ग्रेन, रिफाइंड ग्रेन मतलब मैदा हो गया, ठीक है, आजकल होल ग्रेन होते थे, वो सब खत्म हो गया ट्रेंड, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिशन का बैलेंस प्रोपोर्शन में हम लोग यूज करते थे, प्रोटीन रिच डाइट खाते थे, आजकल नहीं खा रहे हैं। आजकल सिर्फ और सिर्फ हम लोग टेस्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। तो अगर हम लोग दादी माँ के जमाने में चल जाएंगे तो आप देखेंगे गट माइक्रोबायोटा रिसेट होना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना शुरू करेंगे। अभी देखिए इतने रेसिपी हम लोगों ने शेयर किया, कितने सारे को तो हम लोग जानते भी नहीं होंगे। तो वो हर चीज में अलग अलग न्यूट्रिशन, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होगा, उसका एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। स्लो कुकिंग से बनता है तो न्यूट्रिशन डिसइंटीग्रेट स्लोली होगा, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन रहेंगे, ठीक है, हाई हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, बहुत सारे हर्ब्स का बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। तो हमारा देखिएगा वेट ऑब्वियसली इंप्रूव होना शुरू होगा, ठीक है। तो आज का एक्टिविटी रहेगा कि आप किस जोन से हैं, उस जोन में आपका दादी माँ नानी जी का क्या रेसिपी था आप हमारे साथ शेयर करेंगे, यदि आपको कुछ याद है तो। नहीं तो आप और रिसर्च कर सकते हैं, अपने सीनियर अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि और क्या क्या बनते थे उनके बचपन में, और क्या क्या रेसिपीज आते थे, और कैसे दादी नानी हमारे इसको सेव करते थे। ये सब एक बहुत फन एक्सरसाइज है, आप इसको करके आप वो सब रेसिपी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए इतना इंटरेस्टिंग आज का सेशन के बाद हम लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं हमारे डाइटिशियन रजनी जी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू चंदन जी, आपने बताया किस तरह से हम अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। पुराने जमाने में जाके दादी नानी के जो नुस्खे होते थे, जो उनके टिप्स होते थे, उनको फॉलो करके मैं भी आज कुछ ऐसा ही शेयर करना चाह रही हूँ कि किस तरह से हम दादी माँ के नुस्खों को इस्तेमाल करके अपने खाने में तो शामिल करेंगे ही, साथ ही अपने लाइफस्टाइल में हम उसको शामिल करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। वेट तो मैनेज करेंगे ही, पूरा अपना जो सिस्टम है हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी खाने में जो सबसे इसेंशियल चीज होता है, ना तो हम जिसके बिना रह सकते हैं और अगर ज्यादा हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है खाना खाना, वो है नमक। नमक जो हम आजकल जो नमक आ रहा है मार्केट में, अगर हम उसको रिप्लेस करके सेंधा नमक का प्रयोग करें तो बहुत सारी जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, जैसे थायराइड, बीपी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, उन सब से बचे रह सकते हैं। यूटेंसिल्स में बहुत ट्रेंडिंग हो गया है, एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत कॉमन हर घर में यूज हो रहा है, प्रेशर कुकर, कढ़ाई वगैरह। अगर हम उनको रिप्लेस कर दें केवल स्टील के बर्तनों से, यानी सिर्फ स्टील के प्रेशर कुकर, स्टील के पतीले का इस्तेमाल करके अगर हम खाना बनाएं, तो उसमें एल्यूमिनियम में जो लेड का इस्तेमाल होता है उससे हम वो हमारे शरीर में जाके डिपॉजिट होता है, ना तो हम उसको एक्सक्रीट कर पाते हैं यानी शरीर से, ना तो हम निकाल पाते हैं, और ना ही हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट कर पाता है, और वो इन द लॉन्ग रन बहुत सारी बीमारियों की वजह बनता है। उनसे हम खुद को बचा के रख सकते हैं। उसके बाद जो चीज आती है जो बहुत हर घर में इस्तेमाल होती है, वो है रिफाइंड ऑयल। ये एक फैशन सा बन गया है, ट्रेंडिंग हो गया है, हर कोई रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो नेचुरल चीजें होती है, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, इसमें ये नेचुरल होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको रिफाइंड करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, केमिकल्स ऐड करना, तो वो उसमें बहुत सारी इस तरह के केमिकल्स को जनरेट करता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। तो अगर हम रिफाइंड ऑयल को हटाकर उसकी जगह जो नेचुरल ऑयल्स है उसको हम यूज करें, जैसे मूंगफली का जो हम कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जिसको कहते हैं, जिससे दाने से डायरेक्टली उसको कोल्हू में पीसकर और तेल निकाला जाता हो, वो सरसों का तेल हो सकता है, नारियल का हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, या फिर मूंगफली का तेल हो सकता है। उसको अगर हम अपने खाने में शामिल करें तो काफी सारी बीमारियों से बचकर रह सकते हैं।
सोयाबीन की बड़ी अभी आपने सुना बहुत ही फायदेमंद है, हम सभी जानते हैं बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो अगर हम सोयाबीन की बड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो उसका सही तरीका हमें पता होना चाहिए। हमें कम से कम उसे 2 घंटे तक बड़ी को पानी में भिगो कर और उसके बाद उसे अच्छे से मसल कर उसमें एक झाग जो आता है उस झाग को पूरी तरह से निकाल दें, उसको वॉश करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कुछ तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। किचन हमारा हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए और वहां पे फ्रेश हवा यानी वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि पुराने जमाने में जो हमारा रसोई होता था वो खुले में होता था। उसकी वजह यही थी कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे, खुले में रहे और फ्रेश हवा में हम सांस ले सके। तो एटलीस्ट हम अपने किचन में, आजकल खुले में तो बहुत मुश्किल हो गया है, संभव नहीं है, लेकिन हम अपने किचन में कुछ ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एग्जॉस्ट फैन, चिमनी, जो किचन का जो ऑयली हवा होता है उसको निकाल कर हमारे किचन में फ्रेश हवा को ला सके। और हमें खाना बनाते समय अपने मूड को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि अगर हम खुशी खुशी खाना बनाते हैं तो उस खाने का स्वाद ही अलग होता है, उसका न्यूट्रिएंट ये काफी हद तक इम्प्रूव होता है। और हम उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम कुछ लाइट म्यूजिक, अपने पसंद के कुछ संगीत का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे म्यूजिक यूज कर सकते हैं कि हमें ना तो थकान होगी और हमारा खाना भी अच्छे से बन जाएगा, थकान नहीं होगी, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी। तो हम अच्छा सा संगीत चलाकर किचन में एग्जॉस्ट फैन वगैरह इस्तेमाल करके किचन के पूरे माहौल को काफी हल्का फुल्का और ऐसा रख सकते हैं कि हम आराम से वहां पे कुकिंग का काम कर सकें। खाने में हम लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि घी, देसी घी, जो घर का घी होता है, देसी गाय का घी, उससे वजन बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देसी गाय का घी प्रयोग करने से बहुत सारी बीमारियों से हम बचकर रह सकते हैं और वजन तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। अगर हम रोटी खा रहे हो तो पराठे पूरी की जगह अगर हम रोटी में थोड़ा हल्का सा अगर देसी घी लगा ले तो ये पाया गया है कि उससे उसका जीआई जो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो भी कुछ कम हो जाता है। तो उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खाने में जब हम तड़का लगाते हैं या उसमें किसी भी तरह से मीठी नीम जिसको हम कहते हैं या करी पत्ता, अगर हम करी लीव्स का इस्तेमाल करें अपने खाने में, सब्जियों में, दाल में, हर चीज में, उसमें विटामिन डी की मात्रा तो होती ही है, फाइबर होता ही है, साथ ही वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है और हमारा पूरा ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखता है। तो मीठी नीम या करी पत्ते का इस्तेमाल अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। खाना या तो स्टील के बर्तन में या फिर कोशिश करें लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। उसमें हमारे शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी और हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो मेंटेन रहेगा। न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को जो जरूरत है वो ऐड होता रहता है खाने में। और सबसे जरूरी बात है, खाना हम कब खाते हैं, भोजन का एक समय निश्चित करें। जैसा आप सबको पता है, सनराइज से लेके सनसेट के बीच में अगर हम भोजन करें तो वो सबसे अच्छा होता है। कभी भी मील्स को स्किप ना करें। कई बार लोग वजन कम करने के चक्कर में खाना नहीं खाते हैं या मील्स को स्किप कर देते हैं। तो मील स्किप नहीं करें। अगर आप एक टाइम का मील स्किप करते हैं तो उसकी जगह जो न्यूट्रिशन ड्रिंक, आपको वेट मैनेजमेंट ड्रिंक बताया गया है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और इन बातों का ख्याल रखते हुए बनाया गया है कि हमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिलता रहे। साथ ही हमें खाना खाते वक्त बीच में बातचीत नहीं करनी चाहिए, तभी हमें वो भोजन ज्यादा पोषण देगा। और हम माइंडफुल ईटिंग करें, यानी खाना खाते वक्त किसी भी गैजेट के इस्तेमाल से दूर रहें। पहले जमाने में गैजेट्स होते ही नहीं थे और लोग खाना खाते वक्त, आपने सुना होगा, खाना खाते वक्त कोई बात नहीं करता था, जमीन पे पालथी मार के पीढ़े पे बैठकर खाना खाते थे। उससे क्या होता था, हमारा पोस्चर सही होता था और सही पोस्चर है तो वो हमारे खाने को एब्जॉर्प्शन में और उसको अच्छे से प्रॉपरली वो जो हमारा ये है उसमें मूव करने में हेल्प करता है। तो सही पोस्चर में बैठकर खाना खाएं, खाने के बीच में बातचीत ना करें और गैजेट्स यानी मोबाइल, टेलीविजन के सामने बैठकर तो बिल्कुल भी खाना ना खाएं। क्योंकि माइंडफुल ईटिंग, आप जिस खाने को खा रहे हैं उसे अच्छे से महसूस करें, उसके रंग को, उसके स्वाद को, उसके प्रेजेंटेशन को, कोशिश करें उसका, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है उसके हर एक स्वाद को महसूस करें, उसे पहचानने की कोशिश करें। वो
तभी हमारे बॉडी में मैक्सिमम बेनिफिट देता है। ये सारी चीजें जो हमारे बुजुर्गों ने बताई थी, हम कहीं ना कहीं अपने फास्ट लाइफस्टाइल के चक्कर में इन सबको भूलते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है हम वापस उन सारी चीजों को याद रखें, उनका उनको अच्छी तरह से फॉलो करें और अपने आप को हेल्दी रखें। और वर्कआउट तो बहुत जरूरी है, तो एक फिजिकल वर्कआउट हमें हर दिन करना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी अपने हेल्थ ट्रेनर को। तो ओवर टू मिस्टर शंभुनाथ। थैंक यू। नमस्कार सभी को। चलिए आज हम लोग वेलकम बैक होते हैं 2-3 दिन के बाद। हम लोग पहले शरीर को थोड़ा ढीला कर लेते हैं ना, वार्म अप कर लेते हैं। और वार्म अप करने पहले हम लोग टेपिंग स्टार्ट करते हैं। सीधा खड़ा हो जाए और सर के बीचों बीच टेपिंग करें कम से कम 7 से 8 बार, ताकि हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो एक्टिव रहे, पूरे शरीर को ही कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग फोरहेड को करेंगे टेपिंग, ताकि किसी भी तरह का माइग्रेन साइनस बीमारी होने की संभावना कम हो, और अगर है तो उसको कंट्रोल करें। उसके बाद चिक में करेंगे टेपिंग। ये डेली अपने रूटीन में शामिल जरूर करें। और टाइम बहुत कम लगता है, 5 से 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट नहीं लगता है, 2 मिनट। उसके बाद हम लोग अपने गले को टेपिंग करेंगे, गर्दन, ताकि किसी भी तरह का थायराइड होने की संभावना ना हो। मालिश कर ले डेली। अगर उसको प्रैक्टिस में रखें हैं तो 1 मिनट से 2 मिनट में हम लोग इसको कर सकते हैं। और फिर हम लोग करेंगे कंधे के बाद जांघ को टेपिंग करेंगे, ताकि हम पूर्ण रूप से सुबह ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और दिन सारा अपने काम को अच्छी तरह से कर सकें। कुछ हम लोग हाथ वार्म का हम काम करते हैं। दोनों हाथ को सीधा कर लें और इस तरह खोलें जोर जोर से। 5 उंगलियों को, हाथ के 5 उंगलियों को जोर जोर से खोले या बंद करें मुट्ठी को। उसके बाद मुट्ठी बना लें और उसको क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ताकि हमारा शरीर लूज हो जाए, ताकि हम कुछ एक्सरसाइज करें तो किसी कोई दिक्कत ना हो। हाथ को सामने को मोड़ सकते हैं कम से कम 5-6 बार, सामने की ओर। ऊपर, बाएं हाथ को दाहिने इस तरफ रखिए, हाथ घुमाइए गोल गोल कम से कम 5 से 6 बार, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। यही प्रक्रिया बाएं हाथ से, दाएं हाथ चेस्ट के ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज। अब सीधा खड़ा हो जाएं और हम लोग चले जाएं ताड़ासन में। दोनों हाथ इंटरलॉक और ऊपर की ओर ले जाइए। दोनों पैर एड़ी के बल पर सीधा खड़ा होने की कोशिश कीजिए। जितना आप ऊपर की ओर अपने हाथ को टानेंगे, खींचेंगे, उतना ही अच्छा। कुछ देर रुकें या फिर नीचे आ जाएं, फिर उठें। कम से कम 3 बार करते हैं। फिर धीरे से नीचे आ जाएं, फिर एड़ी के बल पर और ऊपर की ओर खींचिए। सांसें चलती रहेंगी, हल्का हल्का सांस लेते रहिए और नीचे आ जाइए। और इसी में आप जब ताड़ासन कर लिए तो त्रियक ताड़ासन भी कर लेते हैं। दाहिनी ओर जितना मुड़ सकते हैं उतना अच्छा। फिर बाईं ओर धीरे धीरे, कम से कम 3 बार। कमर बेंड होगा, हाथ नीचे की ओर,
फिर बाईं ओर, दोनों पैर सटा हुआ, फिर दाहिनी ओर लास्ट, और पैदल चल लेते हैं, वॉकिंग, आगे और पीछे की ओर, आगे आइए और पीछे की ओर आइए। अगर हम कभी एक्सरसाइज में गैप करें या ना करें, ये प्रक्रिया जो 3-4 प्रक्रिया है ना, 3-4 बॉडी एक्सरसाइज, हल्का फुल्का पीटी को जरूर कर ले, इससे शरीर खुल जाता है, वार्म हो जाता है। हम भी कर सकते हैं दोनों पैर के बल पर। अब हम लोग जो बचपन में करते थे इसको पीटी पीटी कर लीजिए, अधिक नहीं 10 बार। कमर को हिला लीजिए, पैर को, दाहिने पैर को पकड़िए दोनों हाथ से और आगे को खींचिए। आप चाहें तो अपने ठुड्डी को सटा सकते हैं, जितना ला सकते उतना अच्छा। फिर बाएं पैर से उसको कम से कम 3 बार कीजिए, ताकि पैर का भी कुछ एक्सरसाइज कर लें, पीटी। दाहिने पैर को पीछे की ओर ले जाए और हाथ सीधा, बाएं पैर को भी इसी तरह। वृक्षासन भी कर लेते हैं, वृक्षासन, दाहिने पैर की जांघ पर बायां पैर और दोनों हाथ ऊपर, वृक्षासन। 20 काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और धीरे से हाथ को नीचे लेते आइए। एक प्रक्रिया बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर रख के दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कुछ हम लोग आसन भी कर लिए, कुछ पीटी भी कर लिए। दोनों पैर को सामने की ओर बढ़ाएं, रखें। हम लोग त्रिकोणासन करते हैं, त्रिकोण आसन। तो दाहिने हाथ को दाहिने पैर की तरफ नीचे लाइए और बाएं हाथ को पूरा सीधा, जितना सीधा ला सकते हैं, और आंख उसको बाएं हाथ को देखेंगे अपने आंखों से। और कुछ देर रुकिए, त्रिकोणासन। इसको भी कम से कम हम लोग 3 बार करेंगे। ये जितने आसन या पीटी ये तो इसे बोला जाता है कम से कम 5 मिनट करना चाहिए डेली, प्रतिदिन। और धीरे से ऊपर लिए, फिर बाएं ओर, बाएं हाथ बाएं पैर के पास और दाहिना हाथ ऊपर, और हम लोग अपने आंखों से दाहिने हाथ के उंगलियों को देखने की कोशिश करेंगे। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक, कमर दर्द को ठीक करता है ये। और फिर अपने क्वेश्चन में आ जाए, कम से कम 3 बार और कर लेते, 2 बार। एक प्रक्रिया आप स्पीड से भी कर चाहे तो कर सकते हैं। फिर दाहिनी ओर, दोनों पैर फैला हुआ ही, और दाना पैर आगे की ओर, और बायां पैर का पंजा सीधा। ठीक है,
अब इस जो सीधा पैर है उसको मोड़ेंगे हम लोग, और दाहिना पैर सीधा रहेगा पूरा, दाहिना पैर पूरा सीधा, जितना कर पा रहे हैं उतना ही करेंगे। और दोनों हाथ को सामने की ओर कर लें, जितना देर रह सकते हैं उतना अच्छा। कुछ देर रुकिए, नहीं रुक पा रहे हैं छोड़ दीजिए। घुटना का दर्द है कृपया वो न करें, अपने शारीरिक अवस्था को देख। यही प्रक्रिया, दाहिने पैर से बायां पैर सीधा और दाहिना पैर का पंजा आगे की ओर, और दाहिना पैर को मोड़ेंगे, जितना भी मोड़ सकते हैं उतना अच्छा है। रुकने की कोशिश करें। और उसी का दूसरा रूप, बायां पैर सीधा, दाहिने पैर, और दोनों पैर दोनों हाथ से बाएं पैर घुटना को पकड़ेंगे और इस तरह बेंड होने की कोशिश करेंगे, जितना बेंड हो सके उतना, ताकि हमारा कमर घुटना स्वस्थ रहे और हम प्रतिदिन अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें। यह प्रक्रिया, दाहिने पैर से दाहिना पैर सीधा और दाहिने पैर को मोड़ देंगे इस तरह, बायां पैर नीचे। एक एक बारी करते हैं। लेट जाते हैं मेट पर, तो हम लोग बैठते हैं भुजंगासन पर। कोणासन, भुजंगासन, पैर पूरा मुड़ा हुआ, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, गर्दन सीधा, रीढ़ का हड्डी सीधा, और दोनों हाथ को सांस भरते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना अच्छा, तो करना है, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर। कुछ देर रुकिए। तो उसके बाद आ जाएगा तो पतासन के रूप में, दोनों हाथ को पकड़ नीचे रखिए और दोनों पैर पेड़ एड़ी के बल पर सीधा रखेंगे पैर को, और हम लोग अपने पेट को देखने की कोशिश करेंगे। पर्वतासन, जितना देख पाते हैं उतना ही देखिए, और हम लोग धीरे धीरे से चलने की कोशिश करेंगे। हाथ स्थिर रहेगा और पैर से चलेंगे आगे की ओर और फिर पीछे की ओर। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी पैसा कमाना है ना, उससे ज्यादा जरूरी शरीर को स्वस्थ रखना है। अगर शरीर से स्वस्थ रहा तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, तो शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो सब बेकार। पेट के बल पर लेट जाए, और हम लोग आज चूंकि प्रोग्राम लोग का चल ही रहा है, शरीर को पूरा मैनेज करना है ठीक से, तो हम लोग प्लैंक भी कर लेंगे। दोनों हाथ को अधिक नहीं 20 टाइम्स गिनेंगे आज, और पूरे पेट के भाग को, शरीर को, गर्दन और पेट के हिस्से को ऊपर उठा लेंगे। प्लैंक दोनों पैर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और अधिक कर सकते हैं आप। कम से कम 1 मिनट जरूर करना चाहिए। दाएं बाएं कमर को हिला लेंगे,
नीचे आ जाए, दोनों हाथ ठुड्डी पर विश्राम करना है। किसी अवस्था में विश्राम भी कर लेंगे और कैंची चला लेंगे, दोनों काम हो जाए एक साथ। अब दोनों हाथ को नीचे और हम लोग सीधे पूर्ण भुजंगासन कर लेंगे। कम से कम 3 बार। दोनों हाथ हथेली गर्दन के सामने, चेहरे के सामने और ऊपर उठेंगे पूरे, सांस भरते हुए और सीधा खड़ा हो जाए। थोड़ी देर रुकिए, नहीं रुक पा रहे हैं तो आ जाइए, कोशिश करेंगे धीरे हम लोग रुकने का। ट्विस्ट कोबरा भी कर सकते हैं, ट्विस्ट कोबरा, इधर गर्दन घुमाते हुए दाहिनी ओर देख लेंगे, दोनों साथ साथ हो जाएगा। फिर बाएं ओर देखें, ट्विस्ट कोबरा पोज, फिर धीरे नीचे आ जाए। आज सबको रिपीट करते हैं और दोनों पैर को पकड़ लीजिए और अपने गर्दन को पूरा आगे की ओर उठाइए, कितना उठा सकते हैं इतना अच्छा। सांस चलते रहेगा धीरे धीरे। और उसको छोड़ते हुए लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ पैर का भी कर लेते हैं लोग साथ साथ। दोनों हाथ कमर के सामने और दोनों पैर को उठाएंगे पूरे सामने की ओर, जितना उठा सकते हो उतना अच्छा। और उसको वहां रुकना है, कुछ देर रुकिए और नीचे लाए धीरे धीरे। कुल कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। सीधा पैर और उसको पूरा नीचे नहीं रखना है, 30 डिग्री पर ले जाना है। यहाँ देर कुछ देर रुक सकते हैं। दोनों पैर की उंगलियों को, अंगूठा को आप पकड़ सकते हैं हाथ से, यही कर लीजिए, चंद्रासन बोलते हैं। दोनों पैर को सीधा और उसको पीछे ले जाए तो हला सके और धीरे से नीचे आ जाइए। तो बाएं की ओर होते हुए लोग जाते हैं। 7:25 हो चुका है। ये हम लोगों ने आज कुछ वार्म अप के लिए कुछ पीटी कर लिए, कुछ आसन कर लिए और लास्ट गजासन में बैठ जाए कुछ देर, अधिक नहीं, 20 काउंट करके बैठिए और उसके बाद हम जोर से हर्षासन करेंगे, खड़े होके दोनों हाथ को पूरा ऊपर उठाते हुए। चलिए, मैंने पहले ही बताया है कि वज्रासन तो जरूर करें, जब मौका मिले तब बैठिए वज्रासन पर। मौका खोजिए कैसे हम वज्रासन में बैठ सकते हैं घर में, तो आपको देखिए बहुत सुविधा हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं और करेंगे हर्षासन जोर से। बाबा रामदेव बोलते हैं ना, जितना जोर से आप हंसेंगे अपना फेफड़ा पूरा शरीर उतना अच्छा रहेगा। तो होस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वंडरफुल सेशन। आज हम लोगों ने काफी दोबारा से हम लोग री एनर्जाइज हो गए हैं। आज से 23rd डे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत बढ़िया से, और दिन भर के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। और चलिए, सभी को थैंक यू। एंड सभी से निवेदन होगा, हम लोग सेशन को जो है वीडियो ऑन करके अटेंड करने का कोशिश जरूर करेंगे। इससे सभी को आपको खुद को भी फायदा है, आपके स्पीकर जो हैं हमें बहुत अच्छी तरीके से वो हमें अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं।
दूसरा, अगर हमारे हेल्थ फैमिली मेंबर्स का कोई भी आदमी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कीमती है और आपका सेहत भी सबसे कीमती है, तो उसका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। तो सभी को दिन भर के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।